हेलो। हाँ, क्या हालचाल है? बढ़िया है। चलिए, होमवर्क दिए थे कुछ? नहीं दिए थे? हैं? वही रिवीजन करने दिए थे। हाँ, नहीं दिए थे होमवर्क। महाराज तो दिए थे जी होमवर्क। है उससे पिछले क्लास क्वेश्चन पूछे नहीं थे अंदर, बोले थे अगले क्लास में पूछेंगे। हाँ, तो वही तो हम बोलना चाह रहे हैं। अब आ गए आप लोग लाइन पे। ठीक है, बाद में पूछेंगे, पहले पढ़ लेते हैं। देखिए, आइए अब आधुनिक भारतीय इतिहास प्रारंभ किए हैं। और आधुनिक भारतीय इतिहास में अगर देखा जाए तो आधुनिक भारतीय इतिहास में पहला चैप्टर हम लोग पढ़ लिए हैं, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। और दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। दूसरा चैप्टर में है 18वीं सदी में स्थापित नवीन स्वायत्त राज्य। 18वीं सदी में स्थापित नवीन स्वायत्त राज्य में हम लोग बंगाल को पढ़ लिए हैं। बंगाल को पढ़े हैं ना? अरे कम से कम हाँ या ना तो बोले। बंगाल को पढ़े हैं। बंगाल के बाद आगे अब हम लोगों को अवध के विषय में पढ़ना है। और अवध के बाद जो है फिर हम लोगों को हैदराबाद के विषय में पढ़ना है। हैदराबाद के विषय में पढ़ना है। तो बंगाल पढ़ लिए थे, तो लास्ट क्लास में लगता है बंगाल ही खत्म किए थे। तो आगे आप हेडिंग मारिए अवध। अवध अवध आगे आप हेडिंग मारिए अवध। अवध अवध अवध। आइए अवध को देखते हैं। सुनिए, समझिए। देखिए, अवध कहा किसे जाता था? वर्तमान में अगर देखा जाए, वर्तमान के अनुसार अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का जो लखनऊ का इलाका है और उत्तर प्रदेश का जो अयोध्या का इलाका है, उत्तर प्रदेश के अयोध्या और लखनऊ का जो इलाका है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अयोध्या और लखनऊ के इलाके को ही अवध कहा जाता था। उस समय 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में अवध कहा जाता था। आज आप जिसे लखनऊ और अयोध्या समझते हैं, उसी को पहले कहा जाता था क्या? अवध। अवध कहा जाता था। ठीक है। तो अवध की अगर हम लोग बात करें तो अवध में 18वीं सदी में स्वायत्त राज्य की स्थापना सआदत खां ने किया था। सआदत खां। जैसे बंगाल में स्वतंत्र शासन की स्थापना मुर्शिद कुली खां ने किया था, और मुर्शिद कुली खां मुगलों के अधीन एक अधिकारी के तौर पर पहले काम किए थे, लेकिन कमजोर पर रही मुगल सत्ता का लाभ उठाते हुए ही बंगाल में स्वतंत्र शासन की स्थापना मुर्शिद कुली खां ने कर लिया था। उसी प्रकार से अवध में जो स्वतंत्र शासन की स्थापना है,
अवध में स्वतंत्र शासन की स्थापना सआदत खां के द्वारा की गई। सआदत खां के द्वारा की गई। सआदत खां भी पहले मुगलों के अधीन ही, मुगलों की सेवा में ही नियुक्त थे। सआदत खां भी पहले मुगलों की सेवा में ही नियुक्त थे। सआदत खां भी पहले मुगलों की सेवा में ही नियुक्त थे। सआदत खां जो कि पहले मुगलों की सेवा में नियुक्त थे, 1707 ईस्वी में औरंगजेब के निधन होने के बाद जब मुगल सत्ता कमजोर पड़ने लगी, तो उस कमजोर पड़ रही मुगल सत्ता का लाभ उठाते हुए ही सआदत खां ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के समय अवध में स्वतंत्र शासन की स्थापना कर लिया। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के समय अवध में स्वतंत्र शासन की स्थापना कर लिया और सआदत खां ने अपनी राजधानी फैजाबाद को बनाया। फैजाबाद को सआदत खां ने अपनी राजधानी बनाया। जैसे मुर्शिद कुली खां जब बंगाल में स्वतंत्र शासन की स्थापना किया, तो बंगाल में स्वतंत्र शासन की स्थापना करने के बाद मुर्शिद कुली खां ने मुर्शिदाबाद नामक नगर को बसाया और मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद को बनाया। मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद को बनाया। उसी प्रकार से सआदत खां की अगर हम लोग बात करें, तो सआदत खां ने स्वतंत्र शासन की स्थापना अवध में की। अवध का स्वतंत्र शासक अपने आप को घोषित किया। यानी देखिए, सआदत खां पहले मुगलों की सेवा में नियुक्त था। लेकिन कमजोर पड़ रही मुगल सत्ता का लाभ उठाते हुए जो है सआदत खां अवध में अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित किया और फैजाबाद को राजधानी बना करके शासन प्रशासन करना सआदत खां ने शुरू कर दिया। और जो सआदत खां है, इन्हें मोहम्मद शाह रंगीला एक विशेष प्रकार की उपाधि प्रदान किया था। इन्हें मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने एक विशेष प्रकार की उपाधि प्रदान किया था। वह उपाधि है बुरहान उल मुल्क। बुरहान उल मुल्क की उपाधि सआदत खां को प्रदान की गई थी और सआदत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी गई थी मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा। और आप याद कीजिए, जब मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला थे, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला का जो शासनकाल है, आप सब लोग उसके शासनकाल से अवगत हैं। मोहम्मद शाह रंगीला का शासनकाल 1719 से लेकर के 1748 मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला का शासनकाल माना जाता है। और मोहम्मद शाह रंगीला के समय ईरान के नेपोलियन कहे जाने वाले नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। आप इस बात को समझिए। मोहम्मद शाह रंगीला के समय, मोहम्मद शाह रंगीला जब दिल्ली का बादशाह था, तो इनके समय 1739 ईस्वी में ईरान के शासक नादिर शाह दिल्ली पर आक्रमण किया। और जब ईरान के शासक नादिर शाह दिल्ली पर आक्रमण किया, तो नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच हरियाणा के करनाल नामक स्थान पर 1739 ईस्वी में युद्ध हुआ, जिस युद्ध को इतिहास में करनाल का युद्ध कहा गया। और उस करनाल के युद्ध में मोहम्मद शाह रंगीला की हार हुई और नादिर शाह की जीत हुई। इसके बाद दोनों के बीच समझौता हुआ और दोनों के बीच जब समझौता हुआ तो मोहम्मद शाह रंगीला नादिर शाह को 50 लाख रुपया देने के लिए तैयार हुआ और नादिर शाह मोहम्मद शाह रंगीला के साथ समझौता करके मोहम्मद शाह रंगीला से 50 लाख रुपया लेकर वापस ईरान लौटने वाला था। लेकिन जब नादिर शाह मोहम्मद शाह रंगीला से 50 लाख रुपया लेकर वापस ईरान लौटने वाला था, तो सआदत खां जो कि अवध के नवाब थे, वो नादिर शाह को सूचना भिजवाया। सआदत खां जो कि अवध के नवाब थे, वे नादिर शाह को सूचना भिजवाया
कि आप 50 लाख रुपया लेकर मत जाइए, मोहम्मद शाह रंगीला का खजाना भरा हुआ है, उसके खजाना में 2 करोड़ से ज्यादा रुपया है। तो आप शहादत खान ने नादिर शाह को कहा कि आप दिल्ली आइए और दिल्ली में मोहम्मद शाह के खजाना को खोलिए, उसमें आपको 2 करोड़ से ज्यादा रुपया मिलेगा। तो नादिर शाह को लगा कि हम तो मोहम्मद शाह को हरा ही दिए हैं युद्ध में, हम 50 लाख रुपया लेकर क्यों जाए, हम 2 करोड़ रुपया लेकर जाए। तो नादिर शाह फिर से दिल्ली पर चढ़ाई किया, और जब नादिर शाह दिल्ली पर चढ़ाई किया तो मोहम्मद शाह रंगीला शहादत खां को युद्ध लड़ने के लिए बुलाया। मोहम्मद शाह रंगीला अवध के नवाब शहादत खां को बुलाया कि नादिर शाह के खिलाफ युद्ध लड़ना है, लेकिन जब नादिर शाह दिल्ली पहुंचा और मोहम्मद शाह रंगीला के खजाना को खोला तो मोहम्मद शाह रंगीला का खजाना तो खाली था। मोहम्मद शाह रंगीला का खजाना क्या था? खाली। तो अब नादिर शाह से भी शहादत खान ने झूठ बोला था कि इसके खजाना में 2 करोड़ से ज्यादा रुपया है, और मोहम्मद शाह रंगीला के साथ तो ये धोखाधड़ी करबे किया था। तो अवध के नवाब शहादत खान ने नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला दोनों के साथ धोखाधड़ी किया। दोनों इसको दिल्ली बुलाना चाहा कि आप आइए दिल्ली, आपका करेंगे इलाज, लेकिन इसको पता चल गया। और फिर शहादत खान समझ गया अब तो कोई चारा चलने वाला है नहीं, आगे बढ़े तो खाई और पीछे जाए तो कुआं। अंततः शहादत खां आत्महत्या कर लिया। शहादत खां 1739 ईस्वी में आत्महत्या कर लिया। 1739 ईस्वी में शहादत खां आत्महत्या कर लिया। शहादत खां के आत्महत्या करने के बाद अवध का अगला नवाब बना सफदरजंग। शहादत खां के आत्महत्या करने के बाद अवध का अगला नवाब बना सफदरजंग। सफदरजंग का मूल नाम था अबुल मंसूर खां। सफदरजंग की अगर हम लोग बात करें तो इसका मूल नाम था अबुल मंसूर खां। अबुल मंसूर खां इसका मूल नाम था। और सफदरजंग जिसका मूल नाम अबुल मंसूर खां था, इसके विषय में कहा जाता है कि ये अवध के नवाब तो थे ही, लेकिन जब मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला का निधन हुआ तो मोहम्मद शाह रंगीला के निधन होने के बाद अगला मुगल बादशाह बना था अहमद शाह। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के निधन होने के बाद अगला मुगल बादशाह बना था अहमद शाह। मुगल बादशाह अहमद शाह ने अवध के नवाब सफदरजंग को अपना वजीर बनाया। सफदरजंग के समकालीन मुगल बादशाह अहमद शाह थे। अहमद शाह ने अवध के नवाब सफदरजंग को अपना वजीर बनाया। सफदरजंग पहले से अवध के नवाब थे ही, साथ ही साथ मुगल बादशाह ने बना लिया इसे अपना वजीर, जिस वजह से सफदरजंग को नवाब वजीर भी कहा जाता है। जिस वजह से सफदरजंग की अगर हम लोग बात करें तो इसे नवाब वजीर भी कहा जाता है। नवाब वजीर भी कहा जाता है। और सफदरजंग 1739 से 1754 ईस्वी तक अवध के गद्दी पर रहा। सफदरजंग का निधन 1754 में हो गया और 1754 में सफदरजंग के निधन होने के बाद अवध का अगला नवाब बना सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला अवध का अगला नवाब बना। और जब सुजाउद्दौला अवध का अगला नवाब बना तो सुजाउद्दौला लंबे समय तक अवध के नवाब के पद पर रहे। और सुजाउद्दौला के विषय में कहा जाता है 1754 से लेकर के 1777 तक
1754 से लेकर 1777 ईस्वी तक अवध के नवाब के पद पर शुजाउद्दौला रहे। शुजाउद्दौला का समकालीन मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था। शाह आलम द्वितीय को शुजाउद्दौला ने अपना पेंशन भोगी बनाया। अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को अपना पेंशन भोगी बनाया। और शुजाउद्दौला की अगर आप लोग बात करेंगे तो देखिए, एक युद्ध हुआ है पानीपत का तृतीय युद्ध, और पानीपत के तृतीय युद्ध के विषय में हम आपको बताए हैं। जब हम आपको मराठा पढ़ा रहे थे तो मराठा पढ़ाते हुए पानीपत के तृतीय युद्ध के विषय में जो है हम आपको बतलाए हैं। खड़ा होइए तो जी, खड़ा होइए, उधर है लड़का, खड़ा होइए, इधर इधर, हाँ हाँ। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ है? पढ़े हैं ना? नहीं पढ़े हैं? झूठ बोलिएगा, बोलिए तो मां कसम नहीं पढ़े हैं। बोलिए मां कसम नहीं पढ़े हैं। है? क्या बोल रहा है जी? अब क्या बोल रहा है? आपका न्यू एडमिशन है? अच्छा, न्यू एडमिशन है इसका। बैठिए। किसको खड़ा करे, पता नहीं चल रहा है कौन नया है कौन पुराना है। ये लड़की तो पुरानी है, ये लड़की है, हाँ पुरानी है ना? आप पढ़े हैं ना आप? हाँ खड़ा। 1761। तो ये क्वेश्चन हम आपसे थोड़े पूछे हैं। पानीपत के तृतीय युद्ध जो कि 1761 में हुए हैं, उसमें अफगानों के तरफ से नेतृत्व कौन किया था? मराठों की तरफ से नेतृत्व कौन किया था? नीलवटे सन्नाटा। बैठिए। हे खड़ा होइए, खड़ा होइए। आप वो बोलिए नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं ना? बोलिए अफगानों की तरफ से नेतृत्व कौन किया था? मराठों की तरफ से। आगे पढ़ते जाइए, पीछे भूलते जाइए। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? बाबूजी का होटल है, खाना है, सोना है, पढ़ना ना है। बैठिए महाराज, बैठ। चलिए सुनिए, समझिए। अब पानीपत का तृतीय युद्ध हम आपको बताए हैं 1761 में हुआ है। मराठों के तरफ से नेतृत्व सदाशिवराव भाव, विश्वासराव भाव, और अफगानों के तरफ से नेतृत्व अहमद शाह अब्दाली ने किया था। और उस युद्ध में मराठों की हार हुई और अफगानों की जीत हुई। अफगानों के जीत के पीछे कई सारे कारण थे। उसमें अफगानों के जीत के पीछे जो कई सारे कारण थे, उसमें एक कारण यह भी था कि भारतीय मूल के शासक और अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने पानीपत के तृतीय युद्ध में अफगानों का साथ दिया था। अफगानों का साथ दिया था। अवध के नवाब जो शुजाउद्दौला थे, जिसका शासनकाल 1754 से 1777 है, इन्हीं के समय 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। इसी के समय 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। और इसी के समय 1761 ईस्वी में जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, इसी के समय 1761 ईस्वी में जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, इस तृतीय युद्ध में शुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। जबकि देखिए, ये अवध के नवाब थे, ये भारत के शासक थे, इन्हें साथ देना चाहिए था मराठों का। इन्हें साथ देना चाहिए किसका था? मराठों का। क्योंकि मराठा भारतीय था और ये भी भारतीय था, तो इसको साथ देना चाहिए था मराठों का। लेकिन इन्होंने मराठों का साथ नहीं दिया, बल्कि इन्होंने साथ दिया अहमद शाह अब्दाली का। उसके पीछे भी रीजन था। रीजन ये था
कि अगर शुजाउद्दौला अहमद शाह अब्दाली का साथ नहीं देता तो अहमद शाह अब्दाली मराठों को पराजित करके तो मराठों की शक्ति को छीन कर ही दिया, मतलब कमजोर कर ही दिया। छीन करना मतलब कमजोर करना, कमजोर कर ही दिया। अगर ये अहमद शाह अब्दाली का साथ नहीं देता तो इसको भी युद्ध में लपेट करके इसको भी युद्ध में पराजित करके इसकी भी शक्ति को छीन कर देता और इसके भी क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिलाने का काम अहमद शाह अब्दाली करता। तो एक डर, अहमद शाह अब्दाली का डर और खौफ की वजह से, अहमद शाह अब्दाली के डर और खौफ की वजह से शुजाउद्दौला पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। इसके बाद आप सब लोग जानते हैं 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। लास्ट क्लास में ही हम आपको ये सब बात की चर्चा किए हैं। 1764 ईस्वी में जो बक्सर का युद्ध हुआ था, उस बक्सर के युद्ध में 1764 ईस्वी में जो बक्सर का युद्ध हुआ था, उस बक्सर के युद्ध में एक तरफ भारत की संयुक्त सेना थी और दूसरी तरफ ब्रिटिश सेना थी। भारत की संयुक्त सेना में बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय शामिल थे। और बक्सर के युद्ध में भारत की संयुक्त सेना का नेतृत्व कौन किया था? शुजाउद्दौला। और युद्ध में नेतृत्व इन्होंने ही किया था। और इसी वजह से जब अंग्रेजों ने इनके साथ अर्थात शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि किया तो इससे युद्ध हार जाने के तौर पर 50 लाख रुपया लिया। युद्ध हार जाने के तौर पर 50 लाख रुपया लिया। तो शुजाउद्दौला के विषय में ये तमाम प्रकार की बातें हुई। शुजाउद्दौला के बाद अवध के अगले नवाब बने आसफ उद्दौला। शुजाउद्दौला के बाद अवध के अगले नवाब बने आसफ उद्दौला। आसफ उद्दौला आसफ उद्दौला शुजाउद्दौला के बाद जो अवध के अगले नवाब बने, इन्होंने अपनी राजधानी को परिवर्तित किया। अवध की राजधानी पहले फैजाबाद हुआ करती थी, इन्होंने अपनी राजधानी फैजाबाद से हटाकर लखनऊ को बनाया और लखनऊ में बड़े इमामबाड़े का निर्माण इन्होंने करवाया। आसफ उद्दौला के बाद अवध में और भी कई सारे नवाब बने, लेकिन उन नवाबों का कोई खास महत्व नहीं है। और अवध के फिर अंतिम नवाब की अगर आप बात करेंगे तो अवध के अंतिम नवाब बने वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह अवध के अंतिम नवाब बने 1856 ईस्वी में। 1856 ईस्वी की अगर आप बात करेंगे तो 1856 ईस्वी के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी हुआ करते थे। 1856 ईस्वी के समय भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने अवध के ऊपर कुप्रशासन का आरोप लगाया और लॉर्ड डलहौजी ने अवध के ऊपर कुप्रशासन का आरोप लगाते हुए अवध के नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटा दिया। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटा दिया और अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की घोषणा लॉर्ड डलहौजी ने किया। अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की घोषणा लॉर्ड डलहौजी ने किया। वाजिद अली शाह बड़ी भद्र व्यक्ति थे, बड़ी ईमानदार व्यक्ति थे। वाजिद अली शाह इसका विरोध तो नहीं किया, लेकिन वाजिद अली शाह की पत्नी थी, उसका नाम था बेगम हजरत महल। वाजिद अली शाह की पत्नी थी, उसका नाम था बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल यह चाहती थी कि वाजिद अली शाह के बाद अवध का अगला नवाब उसका वारिस बिरजिस कादिर बने। बिरजिस कादिर बने। वाजिद अली शाह की पत्नी जो बेगम हजरत महल थी, बेगम हजरत महल यह चाहती थी कि वाजिद अली शाह के बाद अवध का अगला नवाब बने बिरजिस कादिर। लेकिन अंग्रेजों ने अवध को तो ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। बेगम हजरत महल हर संभव प्रयास की, बेगम हजरत महल हर संभव यह प्रयास की कि कैसे भी अवध को फिर से वापस लिया जा सके, लेकिन बेगम हजरत महल अवध पर अधिकार करने में असफल हो गई। तत्पश्चात जब 1857 का विद्रोह हुआ तो 1857 के विद्रोह में
अवध के क्षेत्र से बेगम हजरत महल कूद पड़ी और अवध के क्षेत्र में बेगम हजरत महल अपने पुत्र बिरजिस कादिर के साथ मिलकर अंग्रेजों को कड़ी चुनौती देने का काम किया। लेकिन जब अवध के क्षेत्र में 1857 के विद्रोह दबने के कगार पर थे तो बेगम हजरत महल भागकर चली गई नेपाल। यही है आपको अवध के विषय में, यह सब बात आप याद रखिएगा। अब नीचे से लिखना प्रारंभ कीजिए। लिखिए, चाय ठंडा हो गया है, फिर भी पी लेते हैं, पैसा न लगा। ठीक है, लिखिए। लिखिएगा। अवध में स्वतंत्र शासन की स्थापना अवध में स्वतंत्र शासन की स्थापना सादत खां ने किया। अवध में स्वतंत्र शासन की स्थापना सादत खां ने किया। अवध में स्वतंत्र शासन की स्थापना सादत खां ने किया। सादत खां ने किया। इन्होंने फैजाबाद को अपनी राजधानी 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 बनाकर शासन प्रशासन किया। इन्होंने फैजाबाद को अपनी राजधानी बनाकर शासन प्रशासन किया। इनके समकालीन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला था। इनके समकालीन मुगल बादशाह इनके समकालीन मुगल बादशाह इनके समकालीन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला था। इनके समकालीन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला था। मोहम्मद शाह रंगीला था। फुल स्टॉप। मोहम्मद शाह रंगीला ने इन्हें बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की। मोहम्मद शाह रंगीला ने इन्हें बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की। मोहम्मद शाह रंगीला ने इन्हें बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की। मोहम्मद शाह रंगीला ने इन्हें बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की।
बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की। मोहम्मद शाह रंगीला ने इन्हें बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की। मोहम्मद शाह रंगीला ने इन्हें बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की। मोहम्मद शाह रंगीला ने इन्हें बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। उसी में ईरान के शासक नादिर शाह ने उसी में ईरान के शासक नादिर शाह ने 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 जब दिल्ली पर आक्रमण किया, ईरान के शासक नादिर शाह ने जब दिल्ली पर आक्रमण किया, दिल्ली पर आक्रमण किया, तो मोहम्मद शाह रंगीला तो मोहम्मद शाह रंगीला तो मोहम्मद शाह रंगीला तो मोहम्मद शाह रंगीला नादिर शाह के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए तो मोहम्मद शाह रंगीला नादिर शाह के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए तो मोहम्मद शाह रंगीला नादिर शाह के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए मोहम्मद शाह रंगीला नादिर शाह के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए सादत खां को दिल्ली बुलाया। 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 लेकिन सादत खां दिल्ली नहीं आए। लेकिन सादत खां दिल्ली नहीं आए। लेकिन सादत खां दिल्ली नहीं आए। नहीं आए। लेकिन सादत खां दिल्ली नहीं आए। और वे 1739 ईस्वी में 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 आत्महत्या और वे 1739 ईस्वी में आत्महत्या कर लिया। और वे 1739 ईस्वी में आत्महत्या कर लिया। और वे 1739 ईस्वी में आत्महत्या कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट। और वे 1739 ईस्वी में आत्महत्या कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट। सादत खां का उत्तराधिकारी सादत खां का उत्तराधिकारी, अरे कुर्सी बोले थे मंगवाने का, है ना, मंगवाए। सादत खां का उत्तराधिकारी सफदरजंग सादत खां का उत्तराधिकारी सफदरजंग बना। सादत खां का उत्तराधिकारी सफदरजंग बना, जिसका मूल नाम सादत खां का उत्तराधिकारी सफदरजंग बना, जिसका मूल नाम अबुल मंसूर खां अबुल मंसूर खां अबुल मंसूर खां अबुल मंसूर खां
जिसका मूल नाम अबुल मंसूर खां था। अबुल मंसूर खां था। इनका समकालीन मुगल बादशाह इनका समकालीन मुगल बादशाह अहमद शाह था। अहमद शाह था। अहमद शाह था जिसने 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 सफदरजंग को जिसने सफदरजंग को जिसने सफदरजंग को अपना वजीर बनाया। 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 यही कारण है कि सफदरजंग को नवाब वजीर भी कहा जाता है। यही कारण है कि सफदरजंग को नवाब वजीर भी कहा जाता है। यही कारण है कि सफदरजंग को नवाब वजीर भी कहा जाता है। यही कारण है कि सफदरजंग को नवाब वजीर भी कहा जाता है। यही कारण है कि सफदरजंग को नवाब वजीर भी कहा जाता है। यही कारण है कि सफदरजंग को नवाब वजीर भी कहा जाता है। यही कारण है कि सफदरजंग को नवाब वजीर भी कहा जाता है। नवाब वजीर भी कहा जाता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, सफदरजंग का उत्तराधिकारी सफदरजंग का उत्तराधिकारी। अगला पॉइंट लिखिए, सफदरजंग का उत्तराधिकारी। कुर्सी पूछिए तो बैठेंगे जी। सफदरजंग का उत्तराधिकारी सफदरजंग का उत्तराधिकारी शुजाउद्दौला बना। बोर्ड पे लिखा हुआ है शुजाउद्दौला, देखिए ना। सफदरजंग का उत्तराधिकारी शुजाउद्दौला बना। शुजाउद्दौला बना। फुल स्टॉप। उसी में शुजाउद्दौला के समकालीन मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था। शुजाउद्दौला का समकालीन मुगल बादशाह शुजाउद्दौला का समकालीन मुगल बादशाह शुजाउद्दौला का समकालीन मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था। जिसे शुजाउद्दौला ने शरण दिया 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 था। नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट नहीं, सॉरी, उसी में लिखिए ना, ज्यादा बेटर होगा। उसी में लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट नहीं, उसी में लिखिए। उसी में, जिसमें लिख रहे हैं उसी में लिखिए। शुजाउद्दौला ने उसी में शुजाउद्दौला ने शुजाउद्दौला ने 1761 ईस्वी में हुए शुजाउद्दौला ने 1761 ईस्वी में हुए शुजाउद्दौला ने 1761 ईस्वी में हुए पानीपत के तृतीय युद्ध में
सुजाउद्दौला ने 1761 ईस्वी में हुए पानीपत के तृतीय युद्ध में पानीपत के तृतीय युद्ध में अफगानों का साथ दिया। अफगानों का साथ दिया। अफगानों का साथ दिया। उसी में कंटिन्यू 1764 ईस्वी में हुए बक्सर के युद्ध का नेतृत्व 1764 ईस्वी में हुए बक्सर के युद्ध का नेतृत्व 1764 ईस्वी में हुए बक्सर के युद्ध का नेतृत्व 1764 ईस्वी में हुए बक्सर के युद्ध का नेतृत्व भारत की संयुक्त सेना के तरफ से सुजाउद्दौला ने ही किया था। भारत की संयुक्त सेना के तरफ से सुजाउद्दौला ने ही किया था। भारत की संयुक्त सेना के तरफ से सुजाउद्दौला ने ही किया था। सुजाउद्दौला ने ही किया था। अगला पॉइंट सुजाउद्दौला का उत्तराधिकारी आसफ-उद-दौला बना। बोर्ड पे लिखा हुआ है। सुजाउद्दौला का उत्तराधिकारी आसफ-उद-दौला बना। सुजाउद्दौला का उत्तराधिकारी आसफ-उद-दौला बना। सुजाउद्दौला का उत्तराधिकारी आसफ-उद-दौला बना। आसफ-उद-दौला बना। इन्होंने अपनी राजधानी फैजाबाद से हटाकर लखनऊ को बनाया। उसी में आसफ-उद-दौला ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा आसफ-उद-दौला ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा और मोहम्मद अली शाह ने लखनऊ में छोटे इमामबाड़ा का निर्माण करवाया। और मोहम्मद अली शाह ने लखनऊ में छोटे इमामबाड़ा का निर्माण करवाया। और मोहम्मद अली शाह ने लखनऊ में छोटे इमामबाड़ा का निर्माण करवाया। और मोहम्मद अली शाह ने लखनऊ में छोटे इमामबाड़ा का निर्माण करवाया। और मोहम्मद अली शाह ने लखनऊ में छोटे इमामबाड़ा का निर्माण करवाया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। अवध के अंतिम नवाब
अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह हुए। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह हुए। इनके शासनकाल के समय 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 1856 ईस्वी में 1856 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने 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 लॉर्ड डलहौजी ने लॉर्ड डलहौजी ने लॉर्ड डलहौजी ने जेम्स आउटरम के रिपोर्ट को आधार बनाते हुए 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 कुप्रशासन के आरोप के तहत 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 अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। फुल स्टॉप। उसी में अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए जाने का विरोध अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए जाने का विरोध अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए जाने का विरोध अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए जाने का विरोध वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल ने की। अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए जाने का विरोध अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए जाने का विरोध अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए जाने का विरोध वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल ने की। वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल ने की। अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए जाने का विरोध वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल ने की। उन्होंने हर संभव
उन्होंने हर संभव अवध को उन्होंने हर संभव अवध को पुनः अपने अधीन करने का प्रयास की, अपने अधीन करने का प्रयास की, अपने अधीन करने का प्रयास की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। उन्हें सफलता नहीं मिली, इसलिए बेगम हजरत महल, इसलिए बेगम हजरत महल 1857 के विद्रोह में इसलिए बेगम हजरत महल 1857 के विद्रोह में अवध के क्षेत्र से कूद पड़ी, अवध के क्षेत्र से कूद पड़ी। चलिए, अवध के बाद, इसके बाद अब आगे हम लोगों को जानना है हैदराबाद। हैदराबाद, आगे हेडिंग मारिए हैदराबाद। हैदराबाद, हैदराबाद, हैदराबाद। है ऐसे मत मारिए, हेडिंग मारा जाता है। हेडिंग मारने का मतलब क्या होता है जानते हैं? एकदम कॉपी के बीचों बीच में। चलिए आइए हैदराबाद को समझते हैं, लेकिन उससे पहले जो है अवध पढ़िए, याद करवाएंगे तब समझेंगे। पढ़िए, पहले याद करवा देंगे तब आगे बढ़ेंगे। अपना कॉपी पढ़िए ना। आप तो अपने कॉपी में भी लिखे, इसका कॉपी पढ़ रहे हैं।
हे गुरुजी लोग पढ़ लिए? पढ़ लिए हो हीरो सब? दीजिए कॉपी दीजिए। आइए तो याद करते हैं। बताइए, अवध में स्वतंत्र शासन की स्थापना किसने किया? आए, अवध में स्वतंत्र शासन की स्थापना किसने किया? और सादत खान ने अवध में स्वतंत्र शासन की स्थापना करके अवध की राजधानी किसे बनाया? किसे बनाया? अच्छा, इसके बाद आगे बताइएगा, सादत खान को बुरहान उल मुल्क की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दिया? किसने दिया है? सादत खान को बुरहान उल मुल्क की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दिया? और जब नादिर शाह 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया था तो मोहम्मद शाह सादत खान को दिल्ली युद्ध लड़ने के लिए बुलाया था, लेकिन क्या सादत खान गया था? आत्महत्या न कर लिया। और इसके आत्महत्या करने के बाद अवध का अगला नवाब कौन बना? कौन बना? सफदरजंग का मूल नाम? मूल नाम? अच्छा, सफदरजंग को और किस नाम से जाना जाए? नवाब वजीर। सफदरजंग को किस मुगल बादशाह ने अपना वजीर बनाया था? अहमद शाह। कौन बनाया था? अहमद शाह। सफदरजंग को अपना वजीर कौन बनाया था? सफदरजंग को किस मुगल बादशाह ने अपना वजीर बनाया? नवाब वजीर किसे कहा जाता है? सफदरजंग का उत्तराधिकारी कौन बना? सफदरजंग का उत्तराधिकारी मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को अवध के किस नवाब ने शरण दिया? आए, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को अवध के किस नवाब ने शरण दिया? पानीपत के तृतीय युद्ध में अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने किसका साथ दिया? अफगानों का ना? अफगानों का ना? तो एक बार फिर से बताइएगा आप हमको कि शुजाउद्दौला ने पानीपत के तृतीय युद्ध में किसका साथ दिया था? बक्सर के युद्ध में भारत की संयुक्त सेना का नेतृत्व कौन किया था? कौन किया था? शुजाउद्दौला का उत्तराधिकारी कौन बना? कौन बना? अवध की राजधानी फैजाबाद से हटाकर लखनऊ किसने बनाया? फैजाबाद से हटाकर लखनऊ। लखनऊ में बड़े इमामबाड़ा का निर्माण किसने करवाया? लखनऊ में बड़े इमामबाड़ा का निर्माण। और इसके बाद लखनऊ में छोटे इमामबाड़ा का निर्माण मोहम्मद अली शाह। कौन करवाया? मोहम्मद अली शाह। अवध के अंतिम नवाब कौन बने? अवध के अंतिम नवाब कौन बने? अवध के अंतिम नवाब। अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया गया? कब मिलाया गया? भारत के किस गवर्नर जनरल ने मिलाया? लॉर्ड। किसने मिलाया? किसने मिलाया? किसने मिलाया? किस आधार पर? कुप्रशासन। किस आधार पर? किस आधार पर? कुप्रशासन। क्लियर है बात? चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे हैदराबाद। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग तो मैथ कहीं ना कहीं पढ़ते ही होंगे या पढ़ ही लिए होंगे। अपने संस्थान में भी मैथ चलता है, पता है या ना? प्रभु सर पढ़ाते हैं, बहुत शानदार पढ़ाते हैं। और कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका मैथ का सिलेबस खत्म हो गया है? कुछ हाथ खड़ा कीजिए तो। हाँ ठीक है। तो अच्छा, मैथ का सिलेबस खत्म हो गया है तो अब उसको पलट उलट करके देखते हैं कि ना? उलट पलट करके देखिए, नहीं तो भूल जाइएगा, नील बट्टे सन्नाटा हो जाइएगा, समझे? और देखिए, वैसे कोई भी छात्र या छात्रा जिसका मैथ या जीएस का सिलेबस 50% या उससे अधिक खत्म हो गया है या 100% खत्म हो गया है, उसको टेस्ट देना चाहिए। देखिए टेस्ट क्या करता है जानते हैं? आपके कंफ्यूजन को दूर करता है। टेस्ट आपके कंफ्यूजन को दूर करता है। और जितना क्वेश्चन आप टैकल कीजिएगा
उतना आप बेहतर होइएगा। जितना क्वेश्चन आप टैकल कीजिएगा उतना आप बेहतर होइएगा, उतना आप जबरदस्त होइएगा। समझ गए? तो जिन भी छात्र एवं छात्राओं का मैथ का पूरा सिलेबस खत्म है उनको तो टेस्ट एकदम 100% देना चाहिए, 100% देना चाहिए। देखिए, हम ये नहीं कहते हैं कि आप हमारे यहां टेस्ट दीजिए, नहीं, आपको जहां अच्छा लगता है वहां टेस्ट दीजिए, लेकिन आप टेस्ट जरूर दीजिए, आप टेस्ट जो है जरूर दीजिए। और अगर आप पढ़ लिए हैं, उसका रिवीजन नहीं कर रहे हैं, टेस्ट नहीं लगा रहे हैं, तो फिर नील बट्टे सन्नाटा हो जाएगा। समझ गए? फिर नील बट्टे सन्नाटा हो जाएगा, पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो अगर आपका किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस, जीएस का सिलेबस, मैथ का सिलेबस 100% खत्म हो गया है, तो उसके बाद आप टेस्ट लगाते रहिए, और तब तक टेस्ट लगाते रहिए जब तक कि नौकरी नहीं मिल जाता है। मैथ का 50% या 100% सिलेबस खत्म हो गया है तो मैथ का टेस्ट लगाते रहिए, और तब तक लगाते रहिए जब तक कि फाइनल रिजल्ट नहीं हो जाता है। अपने संस्थान में मैथ का भी टेस्ट चलता है और जीएस का भी टेस्ट चलता है। मैथ का टेस्ट जो है सुबह में 10 से 12 चलता है। मैथ का टेस्ट सुबह में 10 से 12 चलता है, और उस टेस्ट में 20 गो मैथ का क्वेश्चन होता है और 20 गो रीजनिंग का क्वेश्चन होता है। तो मैथ कम रीजनिंग का टेस्ट होता है, 20 मैथ और 20 रीजनिंग। और शाम में जो है आपको जीएस का टेस्ट चलता है 7 बजे से। सुबह में 10 बजे से मैथ का टेस्ट चलता है, जिसमें 20 मैथ 20 रीजनिंग का टेस्ट होता है। आपको बनाने के लिए समय दिया जाता है, फिर 40 क्वेश्चन का डिस्कशन जो है आपको प्रभु सर करते हैं। और इसके बाद जो है जीएस का टेस्ट होता है शाम में 7 बजे से 9:30 बजे तक। उसमें भी 50 क्वेश्चन होता है, और उसमें एक दिन साइंस होता है, एक दिन आर्ट होता है, मतलब एक दिन हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी होता है, और एक दिन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होता है। और उसमें ऐसा नहीं है कि टेस्ट का क्वेश्चन देकर के सिर्फ आंसर में टिक मरवा दिया जाता है, नहीं, आंसर को डिस्क्राइब किया जाता है। आंसर को डिस्क्राइब किया जाता है, तो भी आंसर है तो क्यों आंसर है, और उसके जितने भी पृष्ठभूमि है, जितनी भी घटनाएं हैं, सब चीज को बताया जाता है। समझ गए? तो आप इस बात को देखिए, आप जो है रूम पे रह करके अपना अधिकतर समय इधर उधर में बिताते हैं। किसी के रूम में जाकर के बतियाइएगा, मोबाइल चलाइएगा, राजनीति का बात कीजिएगा, राजनेता का बात कीजिएगा, फिर जो है आईपीएल चल रहा है, आईपीएल देखिएगा, उसका बात कीजिएगा। कोई सीएसके चिल्लाएगा, कोई एमआई चिल्लाएगा, कोई हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा को लेकर के जो है विवाद खड़ा कर दीजिएगा, आपस में लड़ जाइएगा। कोई जो है टीचर के विषय में बात कीजिएगा, फल्ला टीचर, चिल्ला टीचर, ढेकना टीचर, फेंकना टीचर। समझ गए? तो इस सबसे बेहतर जीवन में क्या है जानते हैं? इस सबसे बेहतर है कि टाइम को बचा करके टेस्ट दीजिए, बेहतर होगा। यहां पर भी चलता है, और हम आपको ये नहीं बोल रहे हैं कि आप यहीं पे टेस्ट दीजिए, आप टेस्ट दीजिए, कहीं पर भी टेस्ट दीजिए, लेकिन आप जरूर टेस्ट दीजिए। लेकिन एक बात है, जिस लेवल का क्वेश्चन यहां पर मिलेगा, जितना बेहतर कंटेंट और क्वालिटी यहां पर मिलेगा टेस्ट में, उतना कहीं नहीं मिलता है। हम लोग क्वेश्चन क्रिएट करते हैं, कट पेस्ट कॉपी करने का कोई बात ही नहीं होता है। समझ गए? तो आपको टेस्ट देना चाहिए। अगर आपका सिलेबस 100% खत्म हो गया तब तो एकदम 100%, अब 50% या उससे ज़्यादा भी खत्म हो गया तब पर भी आपको देना चाहिए। 50% से कम हुआ है तो आपको पहला प्रयास ये करना चाहिए कि एक के जगह 2 बैच करके जो है सिलेबस को पहले पूरा खत्म कर ले। एक बार सिलेबस जब पूरा खत्म हो जाता है ना, तो होता क्या है उसमें, फिर आप बुक पढ़िए। जैसे सिलेबस खत्म हो गया वैसे बुक पढ़ना शुरू कर दीजिए। जैसे कि मान लिया जाए कि इतिहास हम आपको प्राचीन खत्म कर दिए हैं, मध्यकालीन खत्म कर दिया है, आधुनिक पढ़ा रहे हैं, तो एक अच्छा विद्यार्थी का क्या नेचर होना चाहिए जानते हैं? अभी आपको क्या करना चाहिए? प्राचीन भारतीय इतिहास का एक अच्छा सा कोई बुक लेकर के पढ़ जाना चाहिए, मध्यकालीन भारतीय इतिहास का एक अच्छा सा बुक लेकर के कोई पढ़ जाना चाहिए। और देखिए, सफलता का एक फॉर्मूला है, और सफलता का फॉर्मूला ये है कि जितना देर आप क्लास करते हैं उससे सीधा 2 गुना या 3 गुना घर पे पढ़िए। अगर आप क्लास 2 घंटा करते हैं तो कम से कम 2 गुना 4 घंटा घर पे सेल्फ स्टडी आपको करना ही करना चाहिए। और हमको यहां लगता है कोई भी बच्चा
4-5 घंटा से कम क्लास नहीं करता है, मतलब आप मैथ का भी क्लास करते हैं, आप जीएस का भी क्लास करते हैं, आप रीजनिंग का भी क्लास करते हैं। तो ऑन एवरेज अगर माना जाए तो एक स्टूडेंट एक दिन में लगभग 4 से 5 घंटा क्लास करता है। 4 से 5 घंटा अगर आप क्लास करते हैं, या फिर मान लिया जाए 4 ही घंटा आप क्लास करते हैं, 4 का सीधा 2 गुना 8, कम से कम 8 घंटा आपको सेल्फ स्टडी करना चाहिए। कम से कम 8 घंटा आपको सेल्फ स्टडी करना चाहिए। तो 4 घंटा क्लास करते हैं तो 8 घंटा आपको सेल्फ स्टडी करना चाहिए। और बहुत विद्यार्थी के दिमाग में तो ये होता है सिर्फ क्लास करके रिजल्ट हो जाएगा, सिर्फ टीचर के पास पढ़ने से रिजल्ट हो जाएगा। ये एकदम गलत है। क्लास करने से रिजल्ट हो जाता, टीचर के पास पढ़ने से रिजल्ट हो जाता, सबका रिजल्ट हो जाता। रिजल्ट उसका होता है जो क्लास के साथ साथ सेल्फ स्टडी पर फोकस करता है, सेल्फ स्टडी पर जोर देता है। अब सवाल ये उठता है कि सेल्फ स्टडी में क्या करें, तो उसका जवाब ये है कि आप अपने जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य बनाए होंगे। या तो आप अपना लक्ष्य बीपीएससी बनाए होंगे, या पुलिस बनाए होंगे, या बिहार दरोगा बनाए होंगे, या कुछ ना कुछ अपना लक्ष्य जरूर बनाए होंगे। जो भी आप अपने जीवन में अपना लक्ष्य बनाए होंगे उसका क्वेश्चन बैंक मार्केट में है। बिहार दरोगा, बीपीएससी, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, यूपीएससी, हर चीज का, रेलवे, एसएससी, हर एग्जाम का क्वेश्चन बैंक मार्केट में है। तो जो आपका जीवन में लक्ष्य है, जो आप बनना चाहते हैं, उसका क्वेश्चन बैंक मार्केट से लीजिए और सेल्फ स्टडी में उसको आप पढ़िए। सेल्फ स्टडी में आप उसको पढ़िए। दूसरा काम सेल्फ स्टडी में क्या करना है? पहला काम सेल्फ स्टडी में क्या करना है ये बता दिए। दूसरा काम सेल्फ स्टडी में क्या करना है? आप जीएस का क्लास करते हैं, आप मैथ का क्लास करते हैं, आप रीजनिंग का क्लास करते हैं। आपको एक दिन में टीचर जितना पढ़ाते हैं उसका रिवीजन करना है। दूसरा काम ये करना है कि उसका क्या करना है? रिवीजन करना है, रिवीजन करना है। बस ये दो काम करना है। और अगर आप चाहत अधिकारी बनने की रखते हैं, एसडीएम, डीएसपी, आईएएस, आईएएस, आईपीएस, ये सब बनने की चाहत अगर आप रखते हैं, तो पर डे शुरू में कम से कम, शुरू में स्टार्टिंग पीरियड में, शुरुआती 10 दिन के लिए कम से कम 2 से 3 पेज आप जरूर लिखिए। कुछ भी लिखिए, एनसीईआरटी पलट लीजिए, उसी को लिखिए, लेकिन लिखिए आप जरूर। फिर 10 दिन के बाद उसको थोड़ा बढ़ाइए, 3 पेज की जगह 5 पेज कीजिए। फिर 10 दिन के बाद फिर और बढ़ाइए, 5 पेज की जगह 8 पेज कीजिए, फिर 10 पेज कीजिए। इस प्रकार से बढ़ाइए और 20 पेज तक लिखने का प्रयास कीजिए एक दिन में। और ये नहीं कि पहले दिन आप प्रयास में जुट गए कि पहले दिन 20 पेज लिखना है, कभी नहीं हो पाइएगा सफल। देखिए गांधी जी स्टेप बाय स्टेप कदम बढ़ाए। पहले छोटा छोटा आंदोलन किए, उसमें सफलता मिला, तब ना बड़ा आंदोलन किए। गांधी जी अचानक बड़ा आंदोलन थोड़े कर दिए। पहले चंपारण सत्याग्रह छोटा सत्याग्रह था, अहमदाबाद छोटा था, खेड़ा छोटा था, फिर तब जाकर के बड़ा असहयोग आंदोलन किए। तो स्टेप बाय स्टेप काम करना चाहिए। तो अगर आप अधिकारी बनने की चाहत रखते हैं तो राइटिंग स्किल, और एक बात आप जानिए, यूपीएससी हो या बीपीएससी हो या अन्य स्टेट पीसीएस हो, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू 3 स्तर से गुजरना होता है। प्रीलिम्स क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इंटरव्यू कुछ भी कीजिएगा 120 में 50-60 मार्क दे देगा। मेन जो होता है ना, जानते हैं, मेंस होता है, मेंस होता है, बीच का जो है ना मेंस होता है। और मेंस में जानते हैं आपको लिखना होता है मेंस में। और अगर आप में राइटिंग स्किल नहीं है, लिखने का आदत नहीं है, तो मेंस आपका कभी नहीं हो सकता है और आप अधिकारी कभी नहीं बन सकते हैं। समझ गए?
तो अगर आप अधिकारी बनने की चाहत रखते हैं तो ये सब काम आप कीजिए। अब कहिएगा लिखेंगे क्या? यूपीएससी बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक है। अगर मान लिया जाए बीपीएससी का आप तैयारी करना चाहते हैं, बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक मार्केट में है, एकदम मार्केट में क्वेश्चन बैंक है, मार्केट से क्वेश्चन बैंक खरीदिए आंसर के साथ, उसको देख करके लिखिए, उसको देख करके लिखिए। शुरू में महीना 2 महीना तक आंसर देख करके लिखिए, महीना 2 महीना 3 महीना तक आंसर देख करके लिखिए। और हम लोग क्या करते हैं पता है? हम लोग ये करते हैं, पहला दिन ही चाहते हैं कि एकदम हम अपने मन से 10 पेज लिख दे। लिखने के लिए कुछ नहीं आता है, पहला दिन ही जो है बड़का ख्वाब देख लेते हैं। तो इसी वजह से हम लोगों का पूरा नहीं हो पाता है, समझे? तो ये सब काम आप कीजिए। अगर बेहतर बनना है जीवन में, हमारा तो काम है आपको मार्ग दिखाना, आपका काम है उस पर नहीं चलना, समझ गए? या चलना। तो आप थोड़े हमारा बात कहां मानते हैं, आप हमारा बात नहीं मानते हैं आप, समझे? तो इसलिए बोले नहीं चलना। अब आगे आइए हैदराबाद। देखिए हैदराबाद की अगर हम लोग बात करें, हैदराबाद की अगर हम लोग बात करें, हैदराबाद की अगर हम लोग बात करें, तो हैदराबाद में स्वतंत्र शासन की स्थापना निजामुल मुल्क ने किया था। निजामुल मुल्क ने किया था। हैदराबाद में स्वतंत्र शासन की स्थापना किया था निजामुल मुल्क ने। निजामुल मुल्क भी पहले मुगलों की सेवा में था, मुगलों की सेवा में था। और निजामुल मुल्क वित्तीय व्यवस्था के बहुत बड़े जानकार थे। निजामुल मुल्क वित्तीय व्यवस्था के बहुत बड़े जानकार थे। निजामुल मुल्क मुगल बादशाह मोहम्मद सारंगीला के समकालीन थे। निजामुल मुल्क ने यह देखा कि मुगलों की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, मुगलों की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही है। तो निजामुल मुल्क मुगलों की चरमरा रही अर्थव्यवस्था को अच्छा बनाने का प्रयास किए, लेकिन इस बात से मुगल बादशाह मोहम्मद सारंगीला घबरा गया। मुगल बादशाह मोहम्मद सारंगीला को लगा कि ऐसा नहीं कि निजामुल मुल्क शक्तिशाली हो जाए और हम ही को गद्दी से हटा दे और मुगल बादशाह बन जाए। ऐसा डर मोहम्मद सारंगीला को हो गया। तो मोहम्मद सारंगीला ने निजामुल मुल्क को कहा, आपको कुछ भी सुधार करने की जरूरत ना है, जो जैसे चल रहा है वैसे चलने दिया जाए। तो निजामुल मुल्क को यह लगा कि मुगल रूपी नाव अब डूबने वाली है, और मुगल रूपी नाव जो डूबने वाली है, डूबते हुए नाव का कोई सवारी करना पसंद करेगा? डूबते हुए नाव का सवारी कीजिएगा, आप भी डूबिए ना जाइएगा। तो डूबते नाव की सवारी करना कोई पसंद नहीं करता है, डूबते नाव की सवारी करना कोई पसंद नहीं करता है। तो मुगल रूपी नाव जो डूब रही थी, उस डूबती नाव की सवारी निजामुल मुल्क नहीं करना चाहते थे। और फिर निजामुल मुल्क मुगल सेवा से मुक्त हो गए और दक्षिण भारत आ गए। और दक्षिण भारत आने के बाद निजामुल मुल्क ने मोहम्मद सारंगीला के समय ही हैदराबाद में स्वतंत्र शासन की स्थापना किया। हैदराबाद में स्वतंत्र शासन की स्थापना निजामुल मुल्क ने किया। निजामुल मुल्क हैदराबाद में स्वतंत्र शासन की स्थापना मुगल बादशाह मोहम्मद सारंगीला के समय किया। मोहम्मद सारंगीला के समय किया। मोहम्मद सारंगीला को जब पता चला कि निजामुल मुल्क ने हैदराबाद में स्वतंत्र शासन की स्थापना कर ली है, तो मोहम्मद सारंगीला अपना एक प्रतिनिधि हैदराबाद भेजा
मोहम्मद शाह रंगीला अपना एक प्रतिनिधि हैदराबाद भेजा, उसका नाम था मुबारिज खां। मुबारिज खां, मुबारिज खां, मुबारिज खां हैदराबाद पहुंचा। और जब मुबारिज खां हैदराबाद पहुंचा तो मुबारिज खां और निजामुल मुल्क के बीच अक्टूबर 1724 में, अक्टूबर 1724 में, अक्टूबर 1724 में मुबारिज खां और निजामुल मुल्क के बीच अक्टूबर 1724 में एक युद्ध हुआ, जिस युद्ध को इतिहास में सुकरखेड़ा का युद्ध या शंकरखेड़ा का युद्ध कहा जाता है। जिस युद्ध को इतिहास में सुकरखेड़ा का युद्ध या शंकरखेड़ा का युद्ध कहा जाता है, सुकरखेड़ा का युद्ध या शंकरखेड़ा का युद्ध कहा जाता है। उस सुकरखेड़ा या शंकरखेड़ा के युद्ध में निजामुल मुल्क की जीत हुई, मुबारिज खां की हार हुई। और यह हार मुबारिज खां की हार नहीं थी, बल्कि यह हार मोहम्मद शाह रंगीला की हार थी। क्योंकि मुबारिज खां मोहम्मद शाह रंगीला के प्रतिनिधि के तौर पर आया था, तो यह हार मोहम्मद शाह रंगीला की हार थी, ना कि मुबारिज खां की हार थी। जब हार गया मुगल सेना, मोहम्मद शाह रंगीला की हार हुई, मोहम्मद शाह रंगीला फिर निजामुल मुल्क को आसफ जाह की उपाधि प्रदान किया। आसफ जाह, निजामुल मुल्क आसफ जाही वंश का था। आसफ जाही एक वंश है, मुगल इस्लामी साम्राज्य के अंतर्गत एक वंश है आसफ जाही वंश। निजामुल मुल्क का संबंध आसफ जाही वंश से था, तो मोहम्मद शाह रंगीला ने निजामुल मुल्क को आसफ जाह की उपाधि प्रदान किया तथा दक्कन अर्थात दक्षिण भारत का वायसराय नियुक्त किया। दक्कन अर्थात दक्षिण भारत का वायसराय नियुक्त किया। मतलब मोहम्मद शाह रंगीला निजामुल मुल्क को कहा कि दक्षिण भारत में जो है आप देखिए शासन प्रशासन टैक्स और वसूल करके मुगल राजकोष में जमा कीजिए। और फिर इसके बाद जो है निजामुल मुल्क अपना हैदराबाद में शासन करने लगे, हैदराबाद में शासन करने लगे। और निजामुल मुल्क बहुत ही योग्य एवं दूरदर्शी थे। नीचे से लिखिए इतना, लिखिएगा। हैदराबाद में स्वतंत्र शासन की स्थापना मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के समय, हैदराबाद में स्वतंत्र शासन की स्थापना मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के समय, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के समय निजामुल मुल्क ने किया। निजामुल मुल्क ने किया, निजामुल मुल्क ने किया, निजामुल मुल्क ने किया नेक्स्ट पॉइंट, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह मुगल बादशाह मोहम्मद शाह
निजामुल मुल्क के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए मुगल बादशाह मोहम्मद शाह निजामुल मुल्क के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए मुगल बादशाह मोहम्मद शाह निजामुल मुल्क के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए निजामुल मुल्क के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए मुबारिज खां को भेजा। उसी में मुबारिज खां और निजामुल मुल्क के बीच मुबारिज खां और निजामुल मुल्क के बीच मुबारिज खां और निजामुल मुल्क के बीच अक्टूबर 1724 ईस्वी में अक्टूबर 1724 ईस्वी में अक्टूबर 1724 ईस्वी में सुकरखेड़ा सुकरखेड़ा का युद्ध हुआ। इस युद्ध में निजामुल मुल्क की जीत हुई। इस युद्ध में निजामुल मुल्क की जीत हुई। तत्पश्चात मोहम्मद शाह ने तत्पश्चात मोहम्मद शाह ने निजामुल मुल्क को आसफ जाह निजामुल मुल्क को आसफ जाह की उपाधि प्रदान किया। आसफ जाह की उपाधि प्रदान किया तथा दक्कन का वायसराय नियुक्त किया।
दक्कन का वायसराय नियुक्त किया। चलिए बताइए गुरुजी लोग, हैदराबाद में स्वतंत्र शासन की स्थापना कौन किया है? हाँ, हैदराबाद में स्वतंत्र शासन की स्थापना कौन किया? उस समय मुगल बादशाह कौन था? कौन था? सुकरखेड़ा का युद्ध कब हुआ है? सुकरखेड़ा का युद्ध कब हुआ है? बिहार एसआई का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2446 में पूछा था संभव, तो 2446 वाले परीक्षा में, यानी 2446 पोस्ट के लिए जब वैकेंसी निकला था उसमें ये पूछा गया था सुकरखेड़ा का युद्ध कब हुआ है? कब हुआ है? किसके किसके बीच? मुबारिज खां और अच्छा, इस युद्ध में निजामुल मुल्क की जीत हुई, और इस युद्ध में जब निजामुल मुल्क की जीत हुई तो उसी के बाद मोहम्मद सारंगीला ने निजामुल मुल्क को कौन सी उपाधि दी? कौन सी उपाधि? आसफजा। कौन सी उपाधि? और कहां का वायसराय नियुक्त किया? दक्कन। कहां का वायसराय? कहां का वायसराय? क्लियर है ये बात? बैठे रहिए, ऑफलाइन वाले लोग बैठे रहिए, ठीक है। चलिए, तो पिछले क्लास में क्वेश्चन नहीं पूछे थे, तो आज तो क्वेश्चन पूछना हमारा हक और अधिकार दोनों बनता है। और ऐसे भी जो चीज पढ़ लिए हैं उसको पूछना हमेशा हमारा मौलिक अधिकार है, और उसको याद रखना आपका मौलिक कर्तव्य है। और अगर आप मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन करेंगे तो हमारा मौलिक अधिकार है आपका कुटाई करना, समझ गए? तो मिलते हैं अगले क्लास में। ऑनलाइन वाले लोग, ऑफलाइन वाले लोग बैठे रहिए। आते हैं पहले पीछे से, हमेशा आगे से ही पूछते हैं। क्या हीरो, बोलिए, कुछ बोलना है? हैं? बोलिए ना। हो हाँ, बताइए। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी अपना पहला व्यापारिक कारखाना कहाँ खोला था? बैठ जाइए, बहुत बढ़िया है, खड़ा होइए, बताइए। समझे? कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन एक बात जरूर कहेंगे, जो पढ़ा दिए हैं उसका रिवीजन करते रहिए, उसको याद रखिए। याद नहीं रखते हैं तो ये गलत बात है, बहुत गलत बात है, समझे? इससे आगे मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। धन्यवाद सभी लोगों का। हमको निकलने दीजिए, तब आप लोग निकलिएगा।